दोस्तों, आज मैं एक मुद्दे पे चर्चा करूंगा जिसको कहते हैं बैक डोर एंट्री। शायद आपने कभी ये शब्द सुना हो। तो बैक डोर एंट्री कई तरीके से होती है। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जब नौकरियों में गलत तरीके से आर्टिकल 16 को फॉलो किए बिना जब किसी को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, तो उस स्थिति में इसको कहते हैं बैक डोर एंट्री। एक जो मैंने देखा है बैक डोर एंट्री का जो मेन सोर्स है वो है कि पहले किसी को आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट दे दें और फिर उसको रेगुलराइज कर दें। इस संबंध में अब कोई कहेगा कि ठीक है, इसमें गलत क्या है, रेगुलराइजेशन तो बहुतों ने सुना है कि होता रहता है। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक 2005 में 4 या 5 में उमा देवी वर्सेस सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसमें ये कहा गया कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे एम्प्लॉय कितने भी साल क्यों न जॉब करे, उसको रेगुलराइजेशन का कोई अधिकार नहीं है। जजमेंट ये कहता है कि अगर आपने किन्हीं कारणवश किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे लिया भी है तो भी रेगुलराइज करने से पहले उस पोजीशन को आपको एडवर्टाइज करना है, और ओपन मार्केट से जो लोग अप्लाई करेंगे उसके साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी compete करेगा और उसके आधार जो भी वहाँ पे फिर सेलेक्ट होगा उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन होता क्या है, मेरे पास तो ऐसे करीब सैकड़ों खुद मेरी जानकारी में है। यहाँ पे क्या किया गया कि पहले रख लिया है कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे। कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन रखते समय इन्होंने न तो सही से कोई एडवर्टाइजमेंट निकाले बल्कि छिपाया, लोकल न्यूज़पेपर में निकाले, 2 दिन का केवल टाइम दिया है, 5 दिन का टाइम दिया ताकि लोगों को पता ही ना चले, ताकि ये जो भी लोगों को रखना है वो लोग रख लें। ऐसी जानकारियाँ हैं मेरे पास, ऐसे संस्थान की जानकारी मेरे पास है जहाँ पे इस तरह का चीज़ हुआ है। उसके बाद क्या किया, कुछ समय बाद जो उसे रेगुलराइज कर दिया। ये सरासर उस जजमेंट का वायलेशन है, लेकिन कर दिया। MHRD वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ों की मैंने जानकारी भी दी है, बताया भी किस पोस्ट के लिए क्या है, लेकिन MHRD वगैरह तो जब तक कोई बहुत बड़ा दबाव न बने तो वो करते ही नहीं। वो तो उन्हीं जिनके ऊपर आप कंप्लेन करें वो कंप्लेन उन्हीं के पास भेज दिया जाता है और वो कहते हैं कि साहब कोई गड़बड़ी हुई नहीं है, हमने सब सही से काम किया है। इस संदर्भ में एक और बात कहूँगा जो अभी हाल फिलहाल में मेरे पास आया है और मैं उसकी कंप्लेन भी करने जा रहा हूँ। हालांकि उम्मीद तो कम ही है कि कुछ होगा, क्योंकि कंप्लेन का कुछ होता तो है नहीं इस देश में जब तक जनता का कोई दबाव ना हो या कुछ इस तरह की बात हो, और ये एक रियलिटी है। तो हुआ ये है कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, करीब पिछले 5 साल से चल रहा है, हाँ, उसको लगभग 5 साल हो गए ये। उसमें आज तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो सारी नियुक्तियों में के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं निकाला गया है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो। RTI से पूछने बताया गया कि भाई ये जो है इंस्टीट्यूट PPP मोड पे चल रहा है, तो गवर्नमेंट का ऐसा डायरेक्टिव है कि हम रेगुलर एम्प्लॉय ना हायर करें, हम आउटसोर्स से लोगों को हायर करें। हालांकि इस तरह से कोई डायरेक्टिव नहीं है। इनफैक्ट तमाम सारे जजमेंट ऐसे हैं गवर्नमेंट के जो ये कहते हैं, डायरेक्टिव जो कोर्ट्स वगैरह से आए हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, अगर मान लीजिए आपको जो है किसी काम के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट है उसमें रजिस्ट्रार की ज़रूरत है, उसमें जो है टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है और ये पोजीशन कोई 1 साल के लिए नहीं है, तो अगर आपको रेगुलर ज़रूरत है तो आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे। फिर क्या हुआ कि अभी कुछ समय पहले उन लोगों ने रेगुलर एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया। मतलब कि जो RTI में खुद जवाब दिया था
उसी को खुद झूठा साबित कर रहे हैं। अगर उनको नहीं, जब यही सही था कि आउटसोर्सिंग से वो काम चलाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं निकालते, लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला है। उसमें क्या बात ध्यान देने वाली बात है कि जनरली क्या होता है कि इंस्टीट्यूट टीए देते हैं बेसिकली। जैसे फैकल्टी वगैरह की जब पोजीशन होती है तो मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है वो किराया देते हैं, ताकि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचें, मोटिवेटेड हों कि उनका खर्चा नहीं होगा जाने का। ये वो नहीं देगा। एप्लीकेशन के लिए भारी भरकम फीस भी रख दी है। जनरली जो है फैकल्टी पोजीशन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जैसी जगहों पे कोई फ़ीस नहीं होता। इन्होंने अच्छी खासी फ़ीस भी रख दी है। और मज़े की बात है, कोई एज लिमिट की चर्चा ही नहीं की है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा एज है। तो अब होने क्या जा रहा है, मेरे हिसाब से हुआ भी होगा, अब तक हो चुका होगा, हालांकि कंप्लेन मैं देने जा रहा हूँ इस बारे में, कि जो एग्जिस्टिंग लोगों को जिन्होंने हैंड पिक करके रखा गया था, अब उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। और ये शैक्षणिक संस्थानों में खूब हो रहा है। पहले कॉन्ट्रेक्चुअल, उसके बाद रेगुलराइजेशन। और ये सारे जो है, जो जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना हो रही है। लेकिन अब बात वही है कि जो है अब क्या किया जाए, कितनी चीज़ों के लिए कोर्ट जाया जाए, कितनी चीज़ों के लिए कहाँ कंप्लेन किया जाए। और ये सब होने के बावजूद जो है, जो जनमानस है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए जो एकेडमिशियन है उनको बताया जाए तो कहेंगे चलो एक सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं। 50 सोचिए प्रोमिनेंट जो है एकेडमिशियन प्रेसिडेंट को लेटर लिखें कि ये क्या हो रहा है, इस तरह से क्यों नियुक्तियाँ हो रही हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी आर्टिकल 16 को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 50 नहीं मिलते, 50 तो छोड़िए 5 भी नहीं मिलता, क्योंकि इसमें ये जो है इवन रिटायर होने के बाद फैकल्टी जो है परेशान है कि उसको कहीं विजिटिंग फैकल्टी पोजीशन मिल जाए। तो वो क्या कर रहा है, इस कम्युनिटी में हर जगह वो अपना कॉन्टैक्ट बनाने में लगा हुआ है। सिस्टम को सुधारने में तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है। आश्चर्य होता है कि इवन जो फैकल्टी रिटायर हो जाते हैं, आप 65 साल के ऊपर हो गए, आपको पेंशन भी अच्छी खासी मिल ही रही, कम से कम आप ही कुछ वो करिए, नहीं, तब भी उसको कहीं लालसा है कि कहीं कुछ मिल जाए, किसी कमेटी में डाल लिया जाए, कहीं कुछ कर दिया जाए, कहीं गेस्ट लेक्चरर रख लिया जाए, उसमें अच्छी खासी सैलरी। तो वो कौन रखेगा। अच्छा, गेस्ट लेक्चरर का एक और, गेस्ट फैकल्टी का एक और बड़ा वो है। इसके लिए कोई सही से फॉर्मल प्रोसीजर ही नहीं है। तो अगर आपके वहाँ के डायरेक्टर वगैरह से अच्छी खासी जान पहचान है तो आपको रख लेगा, बल्कि रखे ही जाते हैं वो लोग जो जान पहचान के हों। ये एक अलग तरीके का एक वो है। कई जगह तो ऐसा भी आया हुआ है कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स में कि 72 साल का है और उसको डीन बनाया हुआ है। मतलब वो कहीं दूसरी जगह से रिटायर है, उसको डीन वगैरह, मतलब वो डायरेक्टर के जान पहचान के होंगे, जो सरासर गलत है। एक बार आप कहीं से रिटायर हो गए, उसके बाद आपको रखा गया और आपको इस तरह से रजिस्ट्रार और इस तरह से डीन और इस तरह की जो है इम्पोर्टेंट पोजीशन दे दी जाती है, फैकल्टी सिलेक्शन में आपको इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो इन कुछ लालच की वजह से कुछ और, हमारे एक मित्र कहते हैं कि रेवड़ियाँ बट रही हैं। तो ये रेवड़ियों को पाने के लिए, इस तरह की जो है सुविधाओं को लेने के लिए वो भी कुछ नहीं बोलते। तो मैं खैर ये वीडियो इसलिए बनाता रहता हूँ कहीं ना कहीं कि जो जनता है, जो भी स्पेशली स्टूडेंट कम्युनिटी वगैरह है, जिनको कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए अभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं का होता है। अगर इस तरह से बैकडोर एंट्री जान पहचान से होगी तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जिनकी जान पहचान नहीं होती है, जिनकी ऐसी कोई का कनेक्शन नहीं होता है, उनका तो कहीं रिज्यूम भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है, उनको कोई नहीं पूछता है। तो कम से कम वो जो है इन सब मुद्दों को उठाएं, इन सब मुद्दों में सामने आएँ। और बाकी मेरा तो जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह से हमेशा ये अपील रहती है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि अगर ये लोग ज़रा सा भी चाह जाएं
मुद्दे हैं, मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, मैं इनके सामने लाने के लिए तैयार हूँ, मैं भेजता भी रहता हूँ, मैंने भेजा भी है कई सारा। अगर केवल इन पे ध्यान दे दें तो व्यवस्थाओं में इतनी आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, इतनी बेहतर बन जाए। तो मैं बार बार अपील करता हूँ कि इन लोगों के पास जो मैंडेट है, इनकी जो इनको पावर और पोजीशन जो इनके पास है, उसका उपयोग करके इन संस्थाओं को जो बर्बाद हो रहे हैं, जिसमें अनैतिक तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं, गलत तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं, पब्लिक का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, इसको रोकें। क्योंकि ये न केवल गलत तरीके से नियुक्ति हो रही है, बल्कि आप सोचिए कि जिनकी आपने गलत तरीके से नियुक्ति की है वो ज़िंदगी भर वहाँ रहेंगे, वो अनैतिकता फैलाएंगे। और एक बात ये भी है कि ये जो पूरे देश में जो छात्रगण हैं, इनके मस्तिष्क में इसका बहुत गलत असर पड़ता है। वो सोचते हैं कि यही तो है। आप जो संस्थान जहाँ पे चरित्र निर्माण होना चाहिए, वहाँ जब ऐसा कुछ दिखाई देगा तो क्या चरित्र निर्माण होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि बैक डोर एंट्री कैसे होती है। और मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का, कि किस तरीके से पहले कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया जाता है, उसके बाद उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है। यहाँ तक ऐसा भी हुआ है, कुछ जगह वो कंफ्यूज थे कि कैसे करें, तो उन्होंने क्या किया कि अंदर ही एक एडवर्टाइजमेंट निकाला, उसमें कहा ओनली फॉर इंटरनल कैंडिडेट। अब इंटरनल कैंडिडेट कौन होगा? ये जितने भी जो उन्होंने रखे हुए थे कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे, उसको करार दिया कि इंटरनल कैंडिडेट होंगे और उनको रेगुलराइज कर दिया। ये सब सरासर गलत है, इलीगल है, लेकिन कौन पूछेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पास करा लेते हैं। कोई इंटरनल ऑडिट नहीं, कोई एक्सटर्नल ऑडिट नहीं, पता नहीं ऑडिटिंग एजेंसियां कैसे सोई रहती हैं। तो ये तमाम तरह के क्वेश्चन हैं कि ऑडिटिंग कैसे हो रही है। जब कंप्लेन जा रहा है तो कोई ग्रीवांस रिड्रेसल का कोई सही से सिस्टम ही नहीं है। अभी एनआईटी हमीरपुर का किस्सा देखा, वहाँ पे जो है कुछ एमएलए और वहाँ के एमपी सक्रिय हुए, उन्होंने एजिटेट किया एमएलए ने, और एमपी ने भी, वो कैबिनेट मिनिस्टर ने लेटर वगैरह लिख दिया, तो वहाँ पे जांच शुरू हो गई। मतलब एक सामान्य आदमी, एक साइंटिस्ट अगर कोई कंप्लेन करेगा तो उस पर जांच नहीं होगी, लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब तो आदमी वही फिर करता रहा। उनको लिख भी देना चाहिए ये सब गाइडलाइन में कि भाई ऐसे हम कंप्लेन एड्रेस नहीं करते। कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई कैबिनेट मिनिस्टर से जब तक आप जो है नहीं करवाएंगे तो हम नहीं करेंगे। तो हर आदमी यही काम करता रहे। उसको बताइए कि भाई ऐसे ही जान पहचान बनाओ, और बिना जान पहचान कनेक्शन के कुछ नहीं होगा, सही तरीके से कुछ होगा ही नहीं। उन लोगों को अपने वेबसाइट पे लिख देना चाहिए। क्या फ़ायदा है इसे गुमराह करने से, ग्रीवांस पोर्टल खोलने से ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। आप इस पे विचार करें और अपने विचार भी मुझे बताएं। और जब भी आपको लगे कि हम लोग साझा मिल के इन सब चीज़ों पे कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर जुड़ें। और क्योंकि ये सब चीज़ों में अकेले या बहुत कम लोगों से नहीं, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही हम कारगर तरीके से इस पे कुछ कर पाएंगे। जय हिंद।